हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, इस चैप्टर का 10th क्लास। ठीक है, तो टेंशन मत लो। टोटल 12 क्लासेस है, तो आज 10th है। और बाकी की दो क्लासेस जो है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, तो इसीलिए मैंने बोला था आज दिन में मैंने बोला था 6 सितंबर, लेकिन हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट प्रीमियर होगा इस चैप्टर का, वो होगा 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को इसका नेक्स्ट प्रीमियर होगा। और तब तक हमारा चैनल बंद रहेगा, ये वाला प्लस इवन द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार वाला भी चैनल बंद रहेगा। मतलब बंद रहेगा इन द सेंस, वहाँ पे वीडियोस सारे अवेलेबल होंगे, बस नए वीडियोस नहीं आएंगे। ठीक है, और कल शाम को 4 बजे जो लाइव होने वाला है हिस्ट्री का, वो लास्ट रहेगा। और लेट स्टार्ट द सेशन। और जो भी मेरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला अभी वीडियो आएगा, उसे ज़रूर देखना। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बंद हो रहा है सब कुछ, और क्या क्या मैंने आपका क्या कहते हैं कवर करा दिया है। ठीक है, सो ज़रूर देखना वो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट येट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर 384 और 385 सब्सक्राइबर्स, आई थिंक। ओके, सो आज के सेशन का एजेंडा है कि अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, हमने गैमीट फॉर्मेशन पढ़ लिया, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, वहाँ पे जाइगोट भी फॉर्म हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। आपकी टेक्स्ट बुक की है, ये टेंशन मत लो, बाहर की नहीं है। ठीक है, सो देखिए, क्रोमोसोम नंबर के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है ना, एन होता है, 2n होता है। इसका लॉजिक क्या है वो मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। तो देखिए, इंसान की बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं बोलो? 46 क्रोमोसोम। इस 46 क्रोमोसोम को हम 23 और 23 ऐसे दो ग्रुप्स कर सकते हैं, मतलब पेयर कर सकते हैं ना। मतलब ऐसे टोटल 23 पेयर्स होंगे। तो 23 पेयर मतलब हर एक पेयर में कितने होते हैं? दो क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 टू 46 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम 23 क्रोमोसोम के पेयर बना लेते हैं। और हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम रहते हैं, वो दो क्रोमोसोम एक जैसे रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि 23 के 23 क्रोमोसोम सारे एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फीमेल्स में ये सही है कि 23 क्रोमोसोम्स में हर एक पेयर का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से हर एक पेयर में जो क्रोमोसोम्स है वो दोनों एक जैसे होंगे। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता। मेल्स में होता है 22 पेयर्स जो रहते हैं, 22 पेयर्स के दोनों दोनों क्रोमोसोम्स जो है, हर एक पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर होता है, ठीक है, जो लास्ट वाला पेयर होता है, उसके क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम उसे लिखते हैं एज एक्स वाई। एक्स वाई का कुछ लॉजिक नहीं है, बस एक क्रोमोसोम को आप एक्स मानोगे तो दूसरा वाला एक्स नहीं है, वो वाई है, मतलब वो उससे अलग है। ठीक है, तो इसीलिए मेल्स में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई होता है 23rd पेयर, जबकि फीमेल्स में सारे पेयर एक जैसे होते हैं। और जो 23rd पेयर होता है वो एक्स एक्स होता है। इसका मतलब क्या है, दोनों क्रोमोसोम 23rd पेयर के भी एक जैसे ही है। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात कैसे है? तो देखिए, इसलिए हम 2n और n लिखते हैं ना। 2n मतलब पेयर में है, और n मतलब अकेले। n मतलब 23 क्रोमोसोम है, 2n मतलब 46 क्रोमोसोम है। समझ में आई बात? ये इंसानों की बात कर रहा हूँ, अलग अलग जानवरों में अलग अलग टाइप के रहते हैं। Now, the chromosome number in germ cells producing the gametes are diploid, that is 2n. तो देखिए, जो गैमीट बनेंगे, गैमीट मतलब आपको पता है जिनका n होता है, जो हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कि मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवा होता है, तो वो n होते हैं। लेकिन ये कहाँ से बनेंगे? वो बनेंगे जर्म सेल्स से। तो आपको अभी तक लग रहा होगा कि जर्म सेल्स और गैमीट तो एक ही है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि पहले होता है जर्म सेल, और जर्म सेल से डिवाइड करके, मियोटिक डिवीजन करके, इसके अंदर मियोसिस करके हमें मिलता है एन। समझ में आई बात? ओके, सो इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स मतलब आपके बॉडी में जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स, जिसे हम कह सकते हैं बॉडी में काम करते हैं, एंड वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम इसलिए इसीलिए कहते हैं ना कि उसके हिसाब से ही क्या कहते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब ये जो लास्ट वाला पेयर है, इस लास्ट पेयर के हिसाब से ही समझ में आता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसका जेंडर क्या होगा, उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है, सेक्स का मतलब जेंडर होता है इन बायोलॉजी। सो अब देखिए, या तो 44 प्लस एक्स होगा, ठीक है, 44 क्रोमोसोम है और बाकी दो बचे हुए एक्स एक्स है, या फिर 44 प्लस एक्स वाई होगा, जो कि मेल्स में होता है।
सो दीज जर्म सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस, ये डिवाइड होंगे मियोसिस से. ड्यू टू दिस गैमीट्स कंटेन ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई. तो देखिए अगर आपके पास 44 प्लस एक्स है तो उसके पास उसका मियोटिक डिवीजन को करके आपको मिलेगा 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, ऐसे दो आपको बनाए हुए मिलने वाले हैं. ठीक है, और अगर आपके पास 44 प्लस एक्स वाई है तो आपको मिलेगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई. ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम चांस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 22 प्लस एक्स होगा और एक चांस होता है कि 22 प्लस वाई बनेगा. नाउ दीज जर्म सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस ड्यू टू दीज गैमीट्स कंटेन ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई. देखो ध्यान से पढ़ो, एग्जाम में सब याद रहेगा अगर आप लॉजिक समझोगे. टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एज 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई. मतलब वही चीज है ना कि स्पर्म के दो टाइप होते हैं ना, कि स्पर्म जो है अब देखिए 44 प्लस एक्स वाई मेल के पास जर्म सेल होता है. अब मेल के पास जर्म सेल है, जर्म सेल से स्पर्म ही बनने वाला है. मेल जर्म सेल से तो मेल गैमीट ही बनेगा जिसका मतलब स्पर्म होता है. तो अब स्पर्म कैसा बनेगा, या तो 22 प्लस एक्स बनेगा या तो 22 प्लस वाई बनेगा. लेकिन जो oocyte होते हैं मतलब जो फीमेल गैमीट होता है वो तो हमेशा 22 प्लस एक्स ही रहेगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, अच्छा ठीक है वो देखेंगे बाद में, पहले आप इतना समझ लो. ठीक है, नाउ बोथ स्पर्म्स एंड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. इन केस ऑफ स्पर्म्स प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड बिफोर द स्पर्म लीव द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम छोड़ने से पहले ही स्पर्म्स का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. However, in the case of oocytes, process of meiotic division completes after ovulation during fertilization in oviduct. तो ओविडक्ट में मतलब फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय उनका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है. ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब ओवरीज में से जब फेलोपियन ट्यूब में एग्स को रिलीज करते हैं तब उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, राइट. तो उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट में मतलब फेलोपियन ट्यूब में, तब इनका मियोटिक डिवीजन होता है, किनका, oocytes का. ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं. तो देखिए 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, और oocyte तो हमेशा 22 प्लस एक्स होंगे. तो अगर 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स एक साथ आए तो 44 प्लस एक्स वाई बनेगा, और 44 प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक बॉय हो जाएगा, राइट. अगर ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स एक साथ आए तो बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स, और ये बन जाएगा गर्ल, क्योंकि गर्ल के पास ही तो ये रहता है ना 44 प्लस एक्स एक्स. तो इसे हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स का डिटर्मिनेशन मतलब जेंडर पता लगाना, एंड इट इज बैंड इन इंडिया, क्योंकि अगर बर्थ के पहले ही, एक्चुअली ऐसी कुछ टेक्निक्स होती है कि बर्थ के पहले ही पता चल जाए कि ये ऐसा टाइप का बना या ऐसा टाइप का बना, लेकिन इंडिया में इसलिए बैन है क्योंकि पहले क्या करते थे, इस टेक्निक की मदद से अगर उनको पता चल गया, स्पेशली ये रूरल एरियाज में बहुत होता था कि अगर गर्ल है ऐसा पता चल गया तो उसको पेट में ही मार देते थे, ऐसा होता था, आपको भी पता है. तो इसीलिए क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन को इंडिया में बैन कर दिया गया. लेकिन पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज अगर आप आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे या बायोटेक्निक के अगर आप ज्ञानी बनेंगे तो हो सकता है लोगों की सोच बदलने के बाद इसको वापस मान्यता दी जाए इंडिया के अंदर. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज है जिसके अंदर ये अलाउड होता है, जैसे कि यूएसए है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड है बिफोर बर्थ ओनली. ठीक है, नाउ डेवलपमेंट एंड बर्थ के बारे में बात करते हैं. The zygote formed after fertilization in the oviduct undergoes repeated mitotic divisions and embryo is formed. तो जैसा कि आपको पता है स्पर्म आया प्लस ओवा है, इन दोनों का मिलन होके बनेगा हमारा जाइगोट, करेक्ट. और इस जाइगोट का फर्दर बहुत सारे माइटोटिक, अच्छा इसमें माइटोटिक डिविजन्स क्यों होंगे मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी आपको और मेल गैमिट नहीं बनाने, अभी आपको क्या करना है, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, वो जाइगोट क्या एक सिंगल सेल है, उससे बहुत सारे सेल बनाने, तो इसलिए आप माइटोसिस करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे जाइगोट जैसे ही सेल बनेंगे और उससे हम कहते हैं एम्ब्रियो. देखिए आपको पूरी चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, एम्ब्रियो कैसे बनता है. तो देखिए जाइगोट है, जाइगोट का 2 सेल स्टेज बनेगा, मतलब जाइगोट डिवाइड होके माइटोटिक डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा, फिर ये 2 के 4 बन जाएंगे, फिर 4 के 6 बन जाएंगे. ओ एक सेकेंड, देखा क्या, ये जो है 4 सेल से 8 सेल हो गया, फिर 8 से 16 हो गया, और 16 से फिर बहुत सारे सेल हो जाते हैं. ठीक है, तो ये माइटोसिस करता जाता है करते जाता है, क्योंकि उसका एट लास्ट क्या बनाना है, एक इंसान बनाना है. इंसान में करोड़ों सेल्स होते हैं, तो करोड़ों सेल्स बनाने के लिए शुरुआत उसको माइटोसिस से 2 सेल 4 सेल करके ही करनी पड़ती है. ठीक, समझ में आ गई बात. चलिए और आगे बढ़ते.
Meanwhile, it is pushed towards the uterus. Once it reaches the uterus, it is implanted and further development occurs after implantation. तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऐसा यूटेरस है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ पे ये जो है अपना जो जायगोट है, ठीक है, जायगोट का ये एम्ब्रियो बनता जा रहा है और बनते बनते ही ये यहाँ पे यूटेरस की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाता है, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के बाद ही फर्दर डेवलपमेंट होता है। कैसे कैसे होता है इम्प्लांटेशन, वो मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। An organ called as placenta is formed for supply of food material during growth in the uterus. तो भाई यूटेरस में खाना कहाँ से आएगा? तो खाना इधर से ही आएगा कि मदर जो खाना खाएगी उसके ब्लड वे से वो जो खाना है वो पहुंचेगा कहाँ तक, एम्ब्रियो तक, ठीक है। और वो जो हो जाता है उसके लिए उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। द अप्रोक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 9 महीने बाद क्या होगा, पूरा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जाएगा और बच्चा एट लास्ट सही से बने। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, दैट इज क्लीवेज स्टार्ट्स। क्लीवेज मतलब क्या है कि वो ही उसके अंदर ऐसे हो रहा है ना, ऐसे होल हो रहा है और फिर वो होल जो है वो बढ़ता जा रहा है और एट लास्ट वो दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं कि उसके 2 सेल हो गए, फिर वो 2 सेल में और क्लीवेज बनेंगे, वो 2 के 4 होंगे, 4 के 6 होंगे, वही चीज़ है, ठीक है। एज इट मूव्स थ्रू द isthmus टुवर्ड्स द यूटेरस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि इस्थमस पता है ना, लास्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ऐसे है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आता है जब जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो बन चुका है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो है उस स्टेज को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। मतलब ये जो हमें दिख रहे हैं इन सबको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मॉरुला। अच्छा, ब्लास्टोमियर का मतलब ईच सेल इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर। और जब 8 या 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, मतलब ये वाली स्टेजेस, इन्हें हम कहते हैं मॉरुला। क्या कहते हैं बोलो, मॉरुला। मॉरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्लास्टोसाइट। तो वो जो मॉरुला है 8 सेल और 16 सेल वाला स्टेज, उसमें और डिवीजन होगा और उससे फिर ब्लास्टोसाइट बनेगा। तो देखिए, एक है जाइगोट, ठीक है, उस जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस की वजह से उसके अंदर ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, ठीक है। जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर हो जाते हैं तब उसे हम मॉरुला कहते हैं और मॉरुला और भी डिवाइड होता जाता है और भी उसके अंदर डिवीजन होता जाता है और उससे फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। ब्लास्टोसाइट नहीं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन द blastomeres are arranged into an outer layer that is trophoblast and an inner cell mass attached to the trophoblast. तो अगर आप देखें ऐसे होता है ये कि ट्रोफोब्लास्ट है, मतलब ये आपका है एम्ब्रियो नहीं, ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर है वो ऐसे उसके वॉल पर रहते हैं और एक अंदर भी ऐसे थोड़े से यहाँ पे ऐसे रह जाते हैं और इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सॉरी, इनर सेल मास। और इनर सेल मास किसको अटैच रहता है, इस ट्रोफोब्लास्ट को। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बाहर का है ट्रोफोब्लास्ट और इसके अंदर ये जो बना है ये है आपका इनर सेल मास, ओके। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव्स नरिशमेंट टू द इनर सेल मास। जो अंदर का सेल मास होता है ना ये वाला, ये बेबी बनता है और जो बाहर का ट्रोफोब्लास्ट होता है ये उसको नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है। ऑल्सो इट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होती है। एंडोमेट्रियम मतलब एक लेयर होती है यूटेरस की, यूटेरस के आउटर मोस्ट लेयर, जैसा कि आप यहाँ सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है। और एंडोमेट्रियम पे आप देखते हैं यूटेराइन म्यूकोजा सेल्स, ठीक है। ये क्या है, ये है यूटेराइन म्यूकोजा सेल्स। ये ऑलरेडी एंडोमेट्रियम पे प्रेजेंट रहते हैं और ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट आया है कहाँ से, ये फेलोपियन ट्यूब से, और ये यहाँ पे आके चिपक गया है, यहाँ पे आके इम्प्लांट हो गया, इसे हम कहते हैं। Now after attachment, uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. देखिए ये जो यूटेराइन म्यूकोसा सेल्स है ये इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस कवर करने की वजह से ब्लास्टोसिस्ट जो है वहाँ पे एम्बेड हो जाता है। एम्बेड मतलब वहाँ पे जाके चिपक जाता है, नहीं तो निकल जाएगा गलती से, ठीक है। और इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब देखिए, इम्प्लांटेशन के बाद कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इसका एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल वॉल है, अगर इसके ऊपर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो बह के आ जाएगी आउट ऑफ द वेजाइना,
उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो अब क्यों चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब नहीं चाहिए। और अगर बाय चांस यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, मतलब बाय चांस गलती से, वैसे इसका 1% से भी कम चांस होता है, लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद भी जो एंडोमेट्रियम है उसकी वॉल शेड हो जाए, शेड मतलब वहाँ से निकल के नीचे आ जाए, और मेंस्ट्रुएशन हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे, एक सेकेंड, हम कहते हैं मिस कैरियज। ठीक है, तो मिस कैरियज कहते हैं उसको। ओके सॉरी, मुझे वो टेक्निकल टर्म याद नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे मैक्सिमम केसेस में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ओव्यूलेशन हुआ है, मतलब ओवरी से बाहर निकला है ओवा। ठीक है, ओवा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या होगा, ये जाइगोट जो है ये अपने अंदर क्लीवेज बनाएगा, अपने अंदर ऐसे धीरे धीरे करके 2 सेल हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के 16 हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं मॉर्यूला। फिर मॉर्यूला का बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा के बारे में सुन लेते हैं थोड़ा सा। द क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू आर डिजिटेटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा। तो क्रोनिक विलाई का मतलब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोनिक विलाई, और यूटेराइन टिश्यू मतलब यूटेरस में जो भी टिश्यू है, इनको एक साथ हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, द प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो दैट इज फीटस एंड मैटरनल बॉडी। देखिए, एम्ब्रियो एक बार जाके वहां पे इम्प्लांट हो गया कि फिर उसको फीटस कहते हैं, और मैटरनल बॉडी मतलब मदर की बॉडी, इन दोनों के बीच में ये काम करता है एज अ, मतलब इसी की वजह से सारा न्यूट्रिशन वगैरह सब जाता है फीटस को। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ नहीं, पहले अम्बिलिकल कॉर्ड देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। नाउ प्लेसेंटा इज कनेक्टेड बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड। तो भाई प्लेसेंटा और जो बच्चा है उनके बीच में एक ऐसा रोप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अच्छा, आप पूछोगे अम्बिलिकल कॉर्ड होती कहाँ है, क्या हमें आज भी दिख सकती है? तो जी हाँ, आपके डेथ तक आपको पता चलता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड आपके कहाँ पे थी। तो अगर आप देखो, आपका पेट होता है ना, आपके पेट के बीच में जो नाभि होती है, वो नाभि कैसी होती है, ऐसा लगता है जैसे एक वहाँ पे एक रोप है, मोटी सी रोप, राइट। तो वही होता है वो पोर्शन जहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे कनेक्टेड होती है फ्रॉम द मदर। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये मदर के यूटेरस से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा से। ठीक है, सो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से सब्सटेंसेस ले भी जाएगा और लेके भी आएगा। अच्छा, लेके क्या आएगा, जो भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस है उसके लिए खाना, और लेके क्या जाएगा, उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी उसको नहीं चाहिए, ये सारी चीजें। समझ में आ गई बात? अब देखिए फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। नाउ एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर। जो फीटस बनता है, मतलब जो एम्ब्रियो है जो इम्प्लांट हो चुका है, उसे हम फीटस कहते हैं, तो उसके और मदर के बीच में एक बैरियर का काम करता है प्लेसेंटा। उसके बाद सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस। तो आपको पता है जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है, और उस ब्लड स्ट्रीम में से वो इस एम्ब्रियो तक भी पहुंचता है, मतलब फीटस तक भी पहुंचता है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट फ्रॉम द फीटस। एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है ना, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, मतलब एकदम ट्रेमेंडस, उसके अंदर भर भर के हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जिसे हम HCG कहते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सब हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आगे 12th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ह्यूमन प्रेगनेंसी दैट इज जेस्टेशन। अच्छा, जब ह्यूमंस में प्रेगनेंसी होते हैं तब उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। सो इट लास्ट फॉर 9 मंथ। ये आपको पता है 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। जैसे अगर कैट की और डॉग की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 ही महीने की प्रेगनेंसी रहती है, जबकि एलिफेंट्स में 21 महीने की प्रेगनेंसी रहती है। देखिए कितना लंबा, ठीक है, हमसे 3 गुना लंबी प्रेगनेंसी। अब देखिए, हमें कुछ और पता होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक में से है, द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और अ गर्ल
girl child. Now, during zygote formation, man contributes either X or Y chromosome to the next generation, but woman contributes only X sex chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosome comes from male, the child will be a girl, and if Y chromosome comes, then the child will be a boy. तो सिंपल सी बात है भाई कि जो आदमी है, आदमी ही हमेशा टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है जो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो चाइल्ड होगा, उसके जेंडर का, क्या वो बॉय होगा या गर्ल होगा, क्योंकि मेल के पास ही होते हैं एक्स और वाई दोनों टाइप के क्रोमोसोम, फीमेल के पास तो हमेशा एक्स ही टाइप के होते हैं। तो अगर एक्स के साथ एक्स मिल गया तो गर्ल बनेगी, एक्स के साथ वाई मिल गया तो बॉय बनेगा, लेकिन एक्स और वाई आए किधर से भाई, मैन के पास से ही है, ठीक है। तो इसीलिए जो उसका क्रोमोसोम जाके मिलेगा उसके हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन का जेंडर डिसाइड होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, थिंकिंग ऑफ दिस, इज इट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गर्ल चाइल्ड? सो वी मस्ट ऑल टेक एफर्ट्स टू स्टॉप फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, आज बहुत मतलब पहले के ज़माने में होता था, आज भी होता है कुछ गाँव में, लेकिन पहले बहुत होता था कि अगर माँ ने एक लड़की को जन्म दिया है, बहुत परिवारों में ऐसा होता था, तो उस माँ को कोसा जाता था कि शेह तूने तो लड़की को जन्म दिया है, तू कैसी माँ है, ऐसा कोसा जाता था। क्योंकि तब उनको साइंस ही पता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ वैसे पता चला कि माँ का दोष नहीं, इसमें तो पिता का ही दोष है, पिता की वजह से ही चाइल्ड का जेंडर डिसाइड होता है, तो माँ को कोसना नहीं चाहिए, ऐसा है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एट ऑल एफर्ट्स। अच्छा, कोसना ही क्यों चाहिए भाई, फीमेल फिटिसाइड तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब फिटिसाइड का मतलब होता है वो जब फीटस की स्टेज में है ना, तभी उसको मार डालना पेट के अंदर ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में वो दक्यानुसी सोच को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, आपको भी पता है। ठीक है, अब ये सब मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए था, दिया था, चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ लेना। ठीक है, डन, चलो आगे बढ़ते हैं। Now which hormone is released from pituitary of mother once the fetal development is completed? तो जैसे ही जो फीटस का डेवलपमेंट होता है 9 महीने बाद वो कंप्लीट हो जाता है, तब मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, and under the effect of that hormone, which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby birth process, that is parturition, is facilitated? तो देखिए यूटेरस क्या होगा, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और उसी की वजह से पार्ट्यूरेशन हो पाएगा, बर्थ गिविंग प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अभी आराम से देखते हैं। देखिए पार्ट्यूरेशन के बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस इज कॉल्ड एज पार्ट्यूरेशन। इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब है न्यूरॉन्स, मतलब आपका जो न्यूरो एंडोक्राइन का एक्चुअल मतलब देखो कि आपके जो ग्लैंड्स है ना, वो ग्लैंड्स आपको इशारा कर रहे हैं कि हाँ भाई अब हो चुका है टाइम पार्ट्यूरेशन का। ठीक है, from the fetus and placenta induce mild uterine contractions, that is fetal ejection reflex. This causes the release of oxytocin from maternal pituitary. मतलब क्या है, अगर फीटस और प्लेसेंटा के वजह से फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा, जो यूटेरस है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और उसी की वजह से मम्मी को पता चलेगा कि इट इज़ द टाइम टू गिव बर्थ। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में पता करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले ऑक्सीटोसिन नहीं आता, पहले यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके बाद ऑक्सीटोसिन बनता है उसकी वजह से। अब ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है, और भी जोर से मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और भी जोर से मसल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से और भी ऑक्सीटोसिन बनता है। मतलब ये एक साइकिल है कि तुम्हारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन बन रहा है, फिर उस ऑक्सीटोसिन की वजह से ऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन बन रहा है। ये साइकिल चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक पार्ट्यूरेशन नहीं हो जाता। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। तो आपको पता है हमें सर्विकल कैनाल और वेजाइना, इन दोनों को हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो वहां से जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ। आफ्टर पार्ट्यूरेशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे काट दी जाती है। द प्लेसेंटा एंड रेमनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्ट्यूरेशन, दिस इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। तो बाद में क्या होगा, जैसे वो फीटस निकल चुका है, अब फीटस निकलने के बाद जो हमारे यहाँ पे प्लेसेंटा रह गया, जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड रह गया, बचा कुचा जो सामान रह गया यूटेरस में, वो सारी चीजें इस तरीके से बाहर निकलती है। दिस इज द रियल पिक्चर, रियल इमेज कि ये सब ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ये सब एक्चुअली में
कचरा रहता है, अब इसका कोई उपयोग नहीं रहता है। अब हम लैक्टेशन की बात करते हैं। लैक्टेशन क्या होता है? द मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो जैसे प्रेगनेंसी खत्म होने लगती है, 9वां महीना चल रहा रहता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लैक्टेशन। जब मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, जब ब्रेस्ट होते हैं फीमेल के, उसमें से मिल्क निकलने लगता है, ठीक है। Yellowish milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. It contains several antibodies essential to develop resistance for the newborn babies. अब देखिए क्या है, नया नया बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर उतने ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती, वो बेचारा मर जाएगा अगर उसको थोड़ी सी भी डिजीज लग गई। तो इसीलिए क्या होता है कि मदर का जो दूध रहता है उसमें शुरुआत के कुछ 6 महीने के आसपास एक येलोइश कलर का मिल्क रहता है, इस कलर का, और इसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। और इस कोलोस्ट्रम ये एकदम थिक मिल्क रहता है, और इसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज मतलब आपको पता है हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो चाहिए होते हैं उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। और उसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबीज है उसके अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी आती है। तो आपको बात समझ में आई कि मदर का दूध क्यों पीना चाहिए शुरुआत के 6 महीना 1 साल, समझ में आ गया? ओके, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। A person's state of being physical, mental and social strength is called as health. तो health क्या है भाई? health का मतलब ये नहीं है कि तुम बीमार नहीं हो मतलब तुम healthy हो। health का मतलब है कि तुम हर एक तरीके से एकदम अच्छे हो और स्वस्थ हो, उसे हम कहते हैं health. So in our country there seems to be a lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women. मतलब देखिए क्या है, हमारे देश के अंदर पहली चीज़ तो यह है कि सेक्स के बारे में बात करना एक पाप जैसा होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जिस देश में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उस देश में व्हाई कांट वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और अगर आपको उसके बारे में बात नहीं करनी है तो कम से कम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो बात करो भाई। जैसे कि शाइनेस की वजह से, फॉर एग्जांपल, बहुत लोग शर्माते हैं कि हमें कुछ भी हो गया तो बताना नहीं चाहिए दूसरों को, डॉक्टर के पास नहीं जाना है मुझे, या फिर सोशल कस्टम्स की यार लोग क्या कहेंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, ये सब की वजह से लोग है ना इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। लेकिन एक्चुअली में रखना चाहिए, दैट इज द थिंग, ठीक है। देखिए occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. तो अगर menstrual cycle होती है, पहले जैसा कि आपको बताया bleeding होती है वेजाइना में से, तो ये काफ़ी ज़्यादा important होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के साथ एक खिलवाड़ हो सकती है अगर इसके साथ अगर कुछ भी समझौता किया गया। Nowadays women are working at par with men. Due to this they have to stay outdoors for whole day. तो अगर आजकल आपको पता है औरतें भी सारा काम कर लेती है जो ये मर्द भी करते हैं, तो इसी की वजह से उनको घर के बाहर रहना पड़ता है पूरे दिन। ब्लीडिंग अकर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तब ब्लीडिंग होगी। ड्यू टू दिस द प्राइवेट ऑर्गन्स दैट इज जेनिटल्स नीड टू बी मेंटेन्ड क्लीन टाइम टू टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज। देखिए आजकल आपको पता है, आपने पैडमैन मूवी देखी होगी, या फिर बहुत सारे लोग हैं, इवन प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस बार की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में सैनिटरी पैड्स की बात की थी कि जो गर्ल्स है, जो विमेन है, उनको अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए क्या है, अगर कपड़े का इस्तेमाल होता है तो कपड़े की वजह से गीलापन रह जाता है और गीलेपन की वजह से इन्फेक्शन का बहुत चांस रहता है। तो इसीलिए जो सैनिटरी पैड्स है उनका काफ़ी इस्तेमाल होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना एकदम शुरुआत की सिंपल सी चीज़ से भी हम शुरू कर सकते हैं, फॉर वीमेन स्पेशली। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज इन मेन टू, इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनिटल्स। तो हमारे जो पर्सनल ऑर्गन्स होते हैं उनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की बात करते हैं। नाउ एसटीडीज भी कहते हैं इनको। अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीजेस सिफिलिस एंड गोनोरिया अकर ऑन अ लार्ज स्केल। ये दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। सिफिलिस और गोनोरिया ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। बोथ ऑफ दीज डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अकरेंस ऑफ चांक्रे या फिर कैंकरे कह सकते हैं, जैसे पैचेस कहते हैं। यहाँ पे मैंने फोटोज दी गई है, वैसे ही बहुत गंदी दिखती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ भी दिखता है देन यू आर फुल्ली एबनॉर्मल, आपको जाके डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, ठीक है। ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग जेनिटल्स, रैश, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, एलोपेशिया एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस के सिम्टम हमें बताए हैं, ठीक है। नाउ पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, टॉयलेट जाते समय। ऊजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस एंड वेजाइना, मतलब पस निकलना पेनिस और वेजाइना में से। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट,
हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आना, ठीक है, इवन एनस में सूजन आना, फिर थ्रोट में सूजन आना, या फिर आईज में सूजन आना, ये सब गोनोरिया के सिम्टम्स है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दोस्तों ये काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं और इनको प्रिवेंट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, उनको सिर्फ बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं, तो कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द एसटीडीज। ठीक है, और अगर आपको एसटीडीज का 100% चांस चाहिए कि होना ही नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और लाइव चैट। अगर आपको एनटीएससी के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। एंड हियर इज माय ईमेल आईडी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी तक लाइक का बटन ना दबा हो तो दबा देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट। एंड आई टेक योर लीव नाउ एंड आई एम संकेत मनियार। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।